त्यागी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा किस तरीके से एक केमिस्ट को मार गिराया गया, आतंकियों द्वारा बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और उसके बाद आज 2 टीचर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आतंकियों की कायराना करतूत बार बार देख रहे हैं। स्कूल में गोलीबारी के बाद 2 टीचर्स की मौत हुई तो हरकतों से बाज नहीं आने वाले आतंकियों को लगातार सेना चुनौती दे रही है। दिल्ली में इस बीच अमित शाह की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर के इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। कल भी इसी तरीके का एक हमला पेश आया, इसी पर आज की चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक स्कूल में गोलीबारी कर दी। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक की मौत हो गई। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। श्रीनगर के सफाकदल इलाके में यह घटना हुई। बता दें, एक दिन पहले भी कश्मीर में 1 घंटे के अंदर 3 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें एक कश्मीरी पंडित भी था। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द जो इस समय चुनौती बन रहे हैं, इनका कैसे सफाया किया जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति जम्मू कश्मीर में आज से नहीं अपनाई जा रही है। बहुत पहले से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कोई भी सरकार यहां पर काम करती हुई नजर आई है। खास तौर पर जब से धारा 370 को हटाया गया उसके बाद तो सक्रियता केंद्र सरकार की और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, उनकी भूमिका और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आने लगी। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम घाटी का जिक्र करें तो पिछले 1 साल के दौरान में कई ऐसे घटनाक्रम आए जिसके बाद लगातार सवाल उठते रहे कि आखिर कब तक इस तरीके की घटना सामने आती रहेंगी। इस बीच इसी पर आज की चर्चा होगी। हमारे साथ सोफी यूसुफ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में। उसके साथ ही हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। सोफी जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेता कार्यकर्ता भी हैं जो इन आतंकियों के निशाने पर हमेशा से रहे। कितने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पार्टी के लिए काम करते हुए शहादत दी। लेकिन इन सब के बीच में आखिर कब तक घाटी को ये दहशतगर्दी देखनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी? देखिए साक्षी त्यागी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज पहुंच रही है आप? मैं नेटवर्क 10 का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप देश की आवाज बन चुके हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 23 कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ कांधा दिया है। जो पाकिस्तान के इशारों पे यहाँ कुछ लोग अभी भी बैठे हैं, उन आकाओं के इशारे पे यहाँ भी अभी मिलिटेंसी चल रही है। आज ही अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो श्रीनगर सिटी में 7 लोगों को जो है शहीद कर दिया गया है। इसको हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और यहां तक भी मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह जी आज हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठक में बैठे हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा आपकी वजह से। ये थोड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है, तो इसको हमें देखना चाहिए। आज हमारे एक सिख कम्युनिटी की जो प्रिंसिपल साहिबा थी, उनको जो है मिलिटेंट ने स्कूल में जाके, और उनके साथ एक पंडित टीचर था, उनको स्कूल में जाके मिलिटेंट ने बुजदिलाना कार्रवाई दिखाई और उनको शहीद कर दिया। इसलिए शहीद कर दिया कि उनको कहा कि आपने तिरंगा क्यों लहराया। जब 5 अगस्त 2019 के बाद यहां पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में हर घर ने तिरंगा लहराया, तो ये आज आतंकवादियों को बौखलाहट आ चुकी है। उस बौखलाहट के कारण हमारी फौज ने, हमारे पुलिस ने उनको मौत के घाट उतार दिया है। अगर आप इस साल की बात करें तो 87 मिलिटेंटों को इन्होंने कब्रपोश कर दिया है। और इसी तरह आज पाकिस्तान को बौखलाहट है। यहां अभी भी कुछ ताकतें बैठी है। हम आपकी वसात से कहना चाहेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपने देश के लिए खड़े हैं और हमारे साथ 90% जो नेशनलिस्ट फॉर्म है कश्मीर के, वो भी नरेंद्र मोदी जी के देश के लिए खड़े हैं। तो हम हौसला
हमारा हौसला बुलंद है, पास और नहीं है। सबसे बड़ी बट बात यह कि जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं वो चीज ये साबित करती है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक भी भारतीय सेना, भारत सरकार के साथ है। कल ही देखा हमने किस तरीके से एक केमिस्ट की बेटी सामने आकर बयान दे रही थी और बता रही थी कि वो डरती नहीं है, खौफ नहीं खाती इन दहशतगर्दों से। ये पीठ पर वार करने की जो इनकी कोशिशें हैं लगातार विफल होंगी। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, बड़ा सवाल यह है कि अब तक अगर हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, अधिकतर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें यह देखा और महसूस किया गया कि दहशतगर्दों ने सेना के जवानों को टारगेट किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट किया। लेकिन अब आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। यहां बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं है, यहां बात हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक की है जो इस समय महफूज नहीं शायद फील कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये जो आम नागरिकों को टारगेट करने का सिलसिला चला है, ऐसे में तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। क्या एग्जाम्पल क्या सेट करना चाहते हैं ऋषि जी? देखिए, 5 अक्टूबर को भी इस प्रकार की घटना हुई थी। उसके ठीक 2 दिन के बाद जो है मासूम स्टूडेंट के सामने में उनके प्रिंसिपल और टीचर की जिस प्रकार से हत्या कर दिया गया, एक विभत्स हत्या की कठोर निंदा की जानी चाहिए। और हमारी जो सेना है और हमारे जो सुरक्षा बल है माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिनके जिम्मे ये सुरक्षा और सुरक्षा का जो अरेंजमेंट की व्यवस्था है माननीय गृह मंत्री जी के हाथ में, 2 दिनों में इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना हुई, माननीय गृह मंत्री जी का इस पे क्या रिस्पॉन्ड है ये देखने को मिलेगा। माननीय मंत्री जी का बयान अब तक नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कई बड़े चैनलों में, बड़े डिबेट में मैंने बार बार उठाया कि 370 आर्टिकल के बाद यदि कश्मीर में जैसा सरकार कहती है ऑल इज वेल है, तो हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में क्यों नहीं भेजी जाती है? तो कहीं न कहीं देखिए, एक तो आतंकी पाकिस्तान अपने चरित्र से अपना चरित्र बदलने वाला नहीं। दो मुंहा सांप है, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। पाकिस्तान का ये चरित्र है। एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात करता है, हमारी सरकार से वार्ता करता है, दूसरी तरफ वो अपने देश से ISI के थ्रू आतंकवादियों को भेजता है ताकि जो कश्मीर में अमन चैन है, भाईचारा है, उसको खत्म किया जाए। नंबर 3 मैं कंप्लीट कर लूं। बीजेपी के ही नेता ने अभी आपकी डिबेट में कहा है, बड़ी साफगोई से उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। तो माननीय गृह मंत्री जी जो इनके सुरक्षा के जिम्मेवार हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनको ध्यान देना चाहिए। और साक्षी जी, मैं हर चैनल पे ये कहता हूँ कि कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद जो हालात है खासकर घाटी में सामान्य नहीं हुए हैं। और हमारी सरकार दूसरी तरफ देखिए, सरकार से कठोर सवाल करना होगा, हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ना वो भी सही नहीं है। यदि हमारे देश के किसी हिस्से में स्थिति सही नहीं है तो वो सरकार के प्रकाश में आना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हम थोथी पीठ थपथपाए अपनी, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैंने हर बार कहा, यदि घाटी में ऑल इज वेल है तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने में क्या दिक्कत है? वो भी गृह मंत्री की अध्यक्षता में, मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्षता में नहीं कर रहा हूँ, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आप पूरे पार्टी का सांसद का डेलीगेशन भेज दीजिए। लेकिन क्योंकि जवाब देंगे अब सोफी जी, जवाब दीजिए सोफी जी। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं सुरक्षा के लिए? क्यों अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं? उन्होंने 370 को लेकर के भी सवाल किए। साक्षी जी, मैं ऋषि जी के बातों पे बड़ा सहमत हूँ। इन्होंने जो बात कही है, बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, हम इनको कदर करते हैं। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी वसात से नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा, दोबारा बालाकोट करने की जरूरत है। आप देखिए कि अभी उड़ी में अभी भी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। अभी आपने देखा होगा 5-10 दिन पहले बहुत सारे मकदार में यहाँ हमारे फौज ने, हमारे सेना ने वेपन्स पकड़े हैं और 5 मिलिटेंटों को गिराया है। आज भी पाकिस्तान नहीं चाहता है, आज पाकिस्तान ज्यादा जो है मुदाखलत करने लगा है। जब से अफगानिस्तान में वहां तालिबानियों ने हुकूमत बनाई, तब से क्या लगता है सोफी जी, ऐसे में आक्रामक रुख अपना करके क्या चीजें सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी, या स्ट्रेटेजिकली इस समय सोचना चाहिए? मुझे लगता है साक्षी जी, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान को एक बार बालाकोट दिखाना पड़ेगा,
एक बार उनके अच्छा जाके सोफी जी, उनके घर ये में छोड़ जाके दीजिए, घुसना पड़ेगा। ये छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि ये दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंच रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इनकी तादाद लिमिटेड हो गई है, जैसा कि कहा जाता है, ये ज्यादा नहीं है, चुनिंदा हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई सालों से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सेना काम कर रही है। कोई आतंकवादी दहशतगर्द के बारे में पता चलता है, उसको तुरंत मार गिराने की या उसको गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती क्यों नजर आ रही है? ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? अभी तक तो देख रहे थे सेना के जवानों को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद जवाब कर रहे हैं, और ये ग्रेनेड मिलना, आईईडी मिलना, क्या ये अब आम हो गया है जम्मू कश्मीर के लिए? कब तक बर्दाश्त करें? साक्षी जी, आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल है। मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ जो रीजनल पार्टियों के लीडर है, मैं मोहब्बत जी की अगर बात करूं, उन्होंने कहा कि जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका के फौज को जाना पड़ा, इसी तरह कश्मीर की आर्मी को भी हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। मैं उनको ये बताना चाहूंगा, वो शह देते हैं यहाँ आतंकवादी फोरम को, यहाँ मिलिटेंट को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे फारूकल्ला इतने बड़े नेता है, अपने आप को नेता मानता है, और हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी है, और वो भी कहता है जी अफगानी जो है उनको क्या कर। ये ऐसे लोग यहाँ पे अभी भी हैं जिन लोगों की वजह से यहाँ मिलिटेंसी हुई है और बढ़ने जा रही है। अच्छा सोफी जी, एक चीज जो देखते हैं, ये सवाल में उठाऊंगे, आप बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन में हम देखते हैं पाकिस्तान जब भी इमरान खान को या किसी भी प्रधानमंत्री को मौका मिलता है, वो कश्मीर के मुद्दे को जरूर उठाते हैं। ये भी हमने देखा कि किस तरीके से 1947 1950 के बाद, या फिर ये समझ लिए 370 के आने के बाद से यूनाइटेड नेशन की एक ऑब्जर्वेशन कमेटी जम्मू कश्मीर में इतने सालों से वहां पर है, जो बतौर ऑब्जर्वेशन ये लगातार नोट कर रही है कि वहां पर क्या स्थिति बन रही है। पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता है ऑब्जर्वेशन कमेटी के सामने। क्या भारत अपना पक्ष इतने मजबूती के साथ नहीं रख सकता है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं जो बार बार घुस रहे हैं, या इस पर कोई सख्त एक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ आकर के लेना चाहिए? क्या इस विकल्प के साथ जाया जा सकता है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पाकिस्तान को मजबूरी है, पाकिस्तान को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये बातें करनी है, बट हमारे देश के प्रधानमंत्री हर फोरम में उनको जवाब देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूंगा, पाकिस्तान इतनी गुर्बत पे आ गया है, उन्होंने अपनी भैंसें जो दूध देती थी वो बेचने लगी थी, और इसलिए अब वो इमरान खान जो कर रहा है वो उसकी बौखलाहट है, वो उसकी परेशानी है, उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है। बट हमारे देश को देखना चाहिए, आज जम्मू कश्मीर जो है विधान एक, प्रधान एक और निशान एक हो चुका है। यहाँ 5 अगस्त को 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराया गया है, और यही बौखलाहट है पाकिस्तान को भी, और यही बौखलाहट है अभी भी कुछ ये पाकिस्तान के इशारे 1947 पे से कुछ बैठे है। हैं, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मान रहे हैं 370 के हटने के बाद भी। लेकिन बड़ी बात ये कि हम अपनी सोच को कैसे स्थापित करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे लिए 1947 से बाद से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हम बार बार हर मन से चिल्लाते हुए नजर आए। ऋषि मिश्रा जी के पास में पहुंचूंगी, लेकिन ऋषि जी, अब क्या कदम उठाना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजिकली अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है, या फिर वायलेंस को अपनाना होगा, फिर से एक बालाकोट या फिर उड़ी का बदला लेना पड़ेगा? देखिए साची जी, आपके चैनल के माध्यम से कश्मीर के आवाम को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर घाटी में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, जो अलगाववादी है, उनके बेटे और बेटियां जो है वो विदेशों में पढ़ते हैं, और आम मासूम कश्मीरियों को आप पत्थर हाथ में थमाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक मलिक साहब एक अलगाववादी नेता है, उनकी पुत्री जो है इंग्लैंड में डॉक्टर है, लेकिन वो कश्मीर में फ्रीडम की बात करते हैं, उन मासूम बच्चों को भड़काते हैं जो हमारे गरीब कश्मीरी भाई हैं। तो हमारे कश्मीर के आवाम को भी समझना चाहिए कि जितने भी अलगाववादी हैं वो पाकिस्तान से पैसा लेके अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और मासूम कश्मीर के आवाम को आतंक के आग में झोंक देते हैं। तो ये वहाँ के आवाम को भी समझना होगा, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सही, मैं अभी सुन रहा था, अफगानिस्तान में जो नया सरकार बना है वो आतंकियों का सरकार है।
और वहां पे जो सांची जी सरकार बनी है उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा भूमिका रहा। बहुत बड़ा। आपको जी याद होगा कि आईएसआई प्रमुख के जाने के बाद एक बड़े नेता का वहां पे एंट्री हुआ जिनका आईएसआई से साठगांठ है। जी। तो आईएसआई कभी भी नहीं चाहेगा, और पाकिस्तान में जो सत्ता का जो केंद्र होता है, पावर सेंटर होता है, वो आईएसआई होता है। आईएसआई कभी भी हिंदुस्तान में, खासकर कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहेगा। तो हमारी सरकार को अफगानिस्तान फ्रंट पे भी सोचना होगा कि कैसे वहां से जो आईएसआई के संपर्क में अच्छा, आतंकी हैं, विषय बहुत बड़ा है। अगर हम इस पर जाएंगे तो हमें डिप्लोमेसी को भी समझना होगा, उस पक्ष को भी रखना होगा। फिर हमें ना सिर्फ डिफेंस नीति के बारे में बात करना होगा, लेकिन इसके अलावा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या हमारे मतभेद रहे हैं या फिर क्या दोस्ती है, उस पर भी चर्चा करनी होगी। लेकिन ऋषि जी, ये जो दो मामले पिछले 2 दिन में निकल कर सामने आए, आम लोगों को निशाना बनाया गया। किन लोगों को निशाना बनाया गया? वो जो एक दूसरे की जिंदगी को बचाता है, और दूसरा वो जो लोगों की जिंदगी को जीने का तरीका बताता है, सिखाता है। शिक्षकों को, टीचर्स को। अब बच्चों को हम कहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, जो गलत रास्ता जिन्होंने पकड़ लिया वो मेन स्ट्रीम में आए, कॉलेजेस देखें, पढ़ाई करें। आम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है ऐसे, तो क्या करेंगे वो लोग? देखिए सांची जी, कहीं ना कहीं जो विगत 2-3 दिनों में जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक मैं देखता हूँ कि स्कूल जो है हाईली सेंसिटिव एरिया है, खासकर घाटी में चलने वाले जितने स्कूल है वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था होती है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि स्कूल में घुस कर कोई आतंकवादी जो है घुस के वहां पे फायरिंग कर देता है, तो कहीं कोई हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसको चूक हुई है। वहाँ के जो मतलब सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको इस चीज का ये देना चाहिए। आतंकवादी जो है शांति माहौल को भंग करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि घाटी में जो सरकार दावा कर रही है कि शांति है, आवाम वहाँ के खुश है, और वहाँ के आवाम को दहशत में लाना चाहती है आतंकवादी कुछ हत्याएं करके। तीसरा, आतंकवादी जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि घाटी में सिर्फ मुसलमान रह सकता है, और घाटी में वहाँ अल्पसंख्यक जैसे सिख है, हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, वो नहीं रह सकते। अच्छा, तो ये हम देखते हैं इनको शांत कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जब हम देखते हैं कि इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देकर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, इनको, इन इंसिडेंट्स को भी ऐसे माने सोफी जी, ये उपस्थिति दर्ज कराने का एक मौका है, इलेक्शंस ताकि ना हो, डिलिमिटेशन के साथ सरकार जारी है। अगर हम सरकार की योजनाओं का जिक्र करें तो बहुत बदलाव के बाद अब हम देख रहे हैं बड़े बदलावों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने का एक स्टंट माना जाना चाहिए सोफी जी? देखिए साक्षी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि 90 के दशक में यहाँ जो एक गुलदस्ता था जी, पंडित, सिख और मुसलमान, एक गुलदस्ता बना हुआ था, एक भाईचारा था, एक प्यार भरे तरीके से रहते थे। उस गुलदस्ते को पाकिस्तान के द्वारा तोड़ा गया था 90 के दशक में। आज जब नरेंद्र मोदी 2015 से सरकार चला रहे, आज हमारे पंडित भाई लोग वापस घर आने लगे हैं। अपने यहाँ पे जो उनके स्थान है, जो उनके मंदिर है, टेम्पल्स है, उनको संवारने लगे थे, और बहुत सारे पंडित लोग जो है आज कश्मीर में बस रहे हैं। और ये दोबारा यही साजिश हो रही है कि इस गुलदस्ते को दोबारा तोड़ना चाहती है पाकिस्तान के जो यहाँ आका बैठे हैं, वो लोग तोड़ना चाहते हैं। बट मैं उनको बताना चाहूंगा आपकी वसादत से, आज भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो आज ऐसा होने नहीं देंगे। क्या करने वाले हैं सोफी जी? अब आगे क्या करेगी सरकार? जिन लोगों ने ये किया है, पंडित भाइयों को मारा है, उनको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये हम गारंटी से कहते हैं। हमारी फौज, हमारा पुलिस यहाँ सक्षम है उन ताकतों के साथ लड़ने के लिए, और हम बिल्कुल पूरे देश, पूरे कश्मीर के लोग, पूरे देश के 135 करोड़ देशवासी सैनिक के साथ है, फौज के साथ है, इन मिलिटेंटों के खिलाफ, इन अगरवादियों के खिलाफ, इन आतंकवादियों को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, अगर हम श्रीनगर का जिक्र करें, श्रीनगर में आमतौर पर इतनी बड़ी घटना खुलकर नहीं हुआ करती थी सोफी जी। बीते कुछ महीनों में खासतौर पर 370 के हटने के बाद हमने देखा कि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घटे, बाहर से डेलीगेशन आ रहे थे, तो वो देख रहे थे कि इस तरीके की स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण स्थिति बन रही है। ऋषि जी, इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी। डेलीगेशंस आए, इसके अलावा श्रीनगर में हम देखते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तिरंगा लहराया गया, चाहे डल झील हो या डल झील के अलावा उस विवादित जगह का जिक्र करें जहां पर आमतौर पर देखते हैं लाल चौक को बार बार कहते हैं कि वहां पर तिरंगा कभी नहीं लहराया गया। इस बार एलईडी के जरिए से बहुत खूबसूरत ढंग से उसको सजाया गया था।
ये कान खड़े करने वाली जो बात आतंकियों के लिए थी वो बर्दाश्त नहीं की गई। इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग भी छुपे होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से, यहाँ से भी, जिन्हें हम अलगाववादी नेता बोलते हैं। अभी तो वो हिरासत में है, लेकिन क्या लग रहा है इनकी मौजूदगी अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, या कम हुई है ऋषि जी? साची जी, देखिए, एक दो आतंकवादियों को मारने से नहीं होगा। आतंकवादियों को जो पोषण देता है, उनके विचारधाराओं को जो डेवलप करता है, उनको खत्म करने की जरूरत है। और ये आतंकवादियों का पोषण जो है सीमा पार पाकिस्तान से होता है, और खासकर आईएसआई की इसमें प्रमुख भूमिका है। देखिए, दूसरी तरफ आप डेलीगेशन की बात आपने कहा, देखिए सरकार भी अपनी परफॉर्मेंस को पीठ थमाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजों को छुपा देती है जो हालात हकीकत में होते नहीं है। मैंने बार बार कहा कि मेरा शुरू से स्टैंड रहा है 370 के बाद जो है, जिस प्रकार से हमारी सरकार वहां की हालात सामान्य दिखाती है, वहां सामान्य नहीं था, न है। उसको सामान्य करने की जरूरत है, और कश्मीर में वहां के लोगों को भी इंगेज करने की जरूरत है। आप देखिए, वहां जो पंचायत चुनाव हुए हैं, वहां 10 से 15% की वोटिंग हुई है, कहीं कहीं 5%, 2%, 3% की वोटिंग हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये परसेंटेज आना तो लगभग कॉमन है। और जो बीडीसी के चुनाव के लिए ये माना जाना चाहिए, और 370 हटने के बाद तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े स्तर पर। नहीं साची जी, तो इसी पे काम करने की जरूरत है। जी हाँ, इसी पे काम करने की जरूरत है। कश्मीर के आवाम को जो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी सरकार से नाराज भी है। देखिए, एक बात, ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कश्मीर घाटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे सरकार से नाराज हैं, उनको खासकर 370 हटाने के बाद, तो उन पे मरहम लगाने की जरूरत है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये नहीं लगता है ऋषि मिश्रा जी, जब हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को कैसे देखते हैं? उन्होंने तो एक अलग ही अलायंस बना लिया, गुपकार अलायंस, जो हमेशा एंटी गवर्नमेंट नजर आते हैं, सरकार के विरोधी। क्या ऐसे समय में ये अलायंस सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती है? जी साची जी, आप जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर को भारत में मिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। आप कई बिंदुओं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतांतर रखते हैं, मैं भी रखता हूँ और हमारी सरकार भी रखती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो संस्थापक थे उनका एक महत्वपूर्ण रोल था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ये कहती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। लेकिन आइडियोलॉजी तो टाइमली चेंज हुई ना। जब हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला का, उनके पिता का अगर हम जिक्र करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी शायद अलग होगी। फारूक अब्दुल्ला ने तो ऑटोनॉमी लाने की बात की, फिर ऑटोनॉमी नहीं तो सेल्फ रूल, और अभी भी वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। जी, मैं आप ही के बात कर रहा हूँ, कंप्लीट करने दीजिए। जी जी, देखिए, 370 आर्टिकल हटाने से पहले 19 बार जो है कानून में संशोधन हुआ। तो 19 बार कानून में संशोधन हुआ, तो वहाँ के आवाम और वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको उनका समर्थन लेकर किया गया। जी। आप एकाएक कोई वहाँ पे बड़ा एक पॉलिटिकल डिसीजन ले लेते हैं और वहाँ के आवाम वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ विश्वास में नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर, लास्ट कमेंट दे दीजिए क्योंकि समय की कमी हो रही। सोफी साहब के पास भी जाना है। देखिए, हमारी सरकार को कश्मीर में आवाम बहाल करने के लिए राजनीतिक पार्टी कश्मीर के आवाम से और आतंकवादियों पर कठोर प्रहार करने की जरूरत है। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को भी इंगेज करने की जरूरत है, डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, और बॉर्डर पार जो पाकिस्तान है उसको भी करारा जवाब देने की जरूरत है। उनके साथ तो डायलॉग की स्थिति बनती नहीं। सोफी जी। साक्षी जी, मैं मिश्रा जी को जवाब देना चाहूंगा। सर, लास्ट कमेंट के जरिए से दे दीजिएगा, समय नहीं बचा। हाँ, वही लास्ट कमेंट से। 17 साल के बाद यहाँ मोदी जी ने पंच सरपंच इलेक्शन किए। जब 5 अगस्त 2019 में दफा 370 हटा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा और पीडीपी ने भी कहा हम पार्टिसिपेट किसी इलेक्शन में नहीं करेंगे। उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज असेंबली के इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आज वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऋषि जी, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मजहब को साथ लेके सियासत चलाई है। आज वो खत्म हो गया है। आज यहाँ 44,000 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो पंच सरपंच डीडीसी मेंबर्स हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, आज हम चाहते हैं कि नए चेहरे आ जाए और यहाँ देश के लिए काम करें। आज हमारे ग्रास रूट पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है जो 17 साल के बाद अभी हो रही है। ये ऋषि जी को पता होना चाहिए कि आज
यहाँ लोग नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाने की जरूरत है जब हम आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं। चलिए सर, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहूंगी समय आपको नहीं मिल पाया। दोबारा इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया सूफी यूसुफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इन सबके बीच में जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही सिर्फ आतंकवाद जहन में नहीं आना चाहिए। इस तस्वीर को बदलने की परिकल्पना बहुत सी सरकारों ने ली, मौजूदा सरकारों ने भी इस बात की परिकल्पना की थी और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाहर निकला जाए और नए जम्मू कश्मीर को बनाया जाए, जिसके लिए विकास की जो बहार है वो बहुत पहले से जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से ये आतंकवादी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं उसके बाद उनको जवाब देना, करारा जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।